क्वेश्चन है कि किसी कण पर y दिशा में कोई बल F 20 + 10y कार्य कर रहा है। यह F न्यूटन में, y यानी कि F जो है न्यूटन में है और y जो है मीटर में है। इस कण पर एक बिंदु से यानी कि 0 से लेकर 1 मीटर तक गति कराने में कितना कार्य होता है। इससे ये याद रखा नहीं कि हम जानते हैं कि कण को परिवर्तित बल द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य जो होता है बल के इंटीग्रेशन के बराबर होता है। बल के इंटीग्रेशन के बराबर होता है और लिमिट पुट करेंगे जहाँ से जहाँ तक विस्थापित हुआ है। जैसे अभी विस्थापित कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से लेकर 1 तक विस्थापित हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 से 2 तक। इसको हम लिखेंगे वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ के जगह पे क्या लिखें कि क्या इक्वेशन है 20 + 10y, तो इसको y लिख देते हैं और dy के रिस्पेक्ट में करना है। और लिमिट कहाँ से कहाँ पुट करें, 0 से लेके 1 मीटर तक, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट। ठीक, अब हम जानते हैं 20 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक यानी y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 20y, 1y बढ़ जाएगा। और उसी तरह 10y का, इसमें भी 1y बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 10y, यहाँ पे 2 हो जाएगा और वही पावर नीचे लिखाता है। तो इसको हम काट के क्या लिख सकते हैं 5y², यानी 2 को काट के 5y² लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पूरे को क्या लिख देते हैं 5y²। और लिमिट कहाँ से कहाँ, लिमिट 0 से 1 तक। अब लिमिट भी पुट करेंगे तो लिमिट हो जाएगा 20 अपर माइनस लोअर, यानी कि 0 यानी कि अपर यानी 1 - 0 प्लस, इसी तरह 5 अपर माइनस लोअर यानी कि 1 - 0। ठीक, और स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 20 यहाँ पे 20 है और 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, तो 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 प्लस 5 है तो 5 है, 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 5, तो कितना हो जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा 25 जूल। तो कितना होगा कार्य 25 जूल कार्य होगा। अब है इस चैप्टर में कुछ याद रखने वाला पॉइंट। तो पहला है कि वर्क इक्वल टू कार्य बराबर जो होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है बल गुना विस्थापन। अगर एंगल मेंशन हो तो FD cos थीटा बोलेंगे, अगर एंगल मेंशन हो तो क्या बोलेंगे FD cos थीटा। अब एक चीज़ और याद रखना, अगर एंगल यानी कि बल और विस्थापन के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो वहाँ पे कार्य क्या होगा पॉजिटिव होगा। लेकिन वही अगर वर्क यानी कि बल और विस्थापन के बीच एंगल 180 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, तो वहाँ पे कार्य जो होगा नेगेटिव होगा। लेकिन वही अगर बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वहाँ पे कोई कार्य नहीं होगा, यानी कार्य बराबर 0 होगा, शून्य होगा। ठीक, अगला है कि किसी परिवर्तनशील, जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन किए थे, किसी परिवर्तनशील बल द्वारा किया गया कार्य का, कोई परिवर्तनशील बल है उसके द्वारा किया गया कार्य हम लोग क्या सीखे हैं, कार्य बराबर जो होता है बल का इंटीग्रेशन होता है। कार्य बराबर क्या होता है बल का इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक विस्थापन, जैसे मान लीजिए इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट यहाँ है, इनिशियल से फाइनल लिमिट रखते हुए इसका इंटीग्रेशन लेंगे। और या फिर दूसरा तरीका है कि इसका जितना भी ग्राफ हुआ एक्स अक्ष के साथ जितना भी ग्राफ बना उसका क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो वर्क ही होगा। यानी कह सकते हैं कि F और D के बीच के ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है कार्य को बताता है, यानी कि कार्य। ठीक, ये हो गया 2 चीज़ इसमें। अगला है कि परिवर्तनशील बल के कारण अगर द्विविमीय हो तब क्या है, जैसे यहाँ पे एक ही बीमा वाला था, यहाँ द्विविमीय में किया गया कार्य क्या होगा। तो हम तो जानते हैं कि वर्क बराबर क्या होता है F.dr होता है, इंटीग्रेशन A to B। तो इसमें x का अलग रखेंगे, y का अलग रखेंगे। उसी तरह विस्थापन में भी x का अलग रखेंगे और y का अलग रखेंगे, यानी ई दोनों को साथ में बोलेंगे तो ऐसे कर सकते हैं और y वाला को एक जगह कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि x वाला का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और y का अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क प्राप्त होगा। अब एक और आता है स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल क्या होता है बराबर kx, k हो गया स्प्रिंग नियतांक और x हो गया कितना यानी स्ट्रेचिंग हुआ। ठीक, तो वो हो गया F = kx, यानी उसमें कितना प्रसार हुआ। और वही अगर स्प्रिंग बल द्वारा किया गया कार्य पूछे तो W बराबर क्या बोलेंगे वर्क बराबर ½ kx²। k हो गया स्प्रिंग नियतांक, x हो गया कितना प्रसार हुआ, एक्सटेंशन कितना हुआ उसका स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन अगर स्प्रिंग का प्रसार x1 से x2 तक हो, यानी कि पहले से x1 प्रसार हुआ और उसके बाद और हुआ x2, तो फिर वर्क कितना हो जाएगा, तो वही हो जाएगा
के है तो के और x2 माइनस x1 यानी कि फाइनल विस्थापन जितना होगा वो माइनस इनिशियल विस्थापन दोनों का स्क्वायर, x2 का यानी x का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य होगा तीनों सिचुएशन। अब है कि अगर वर्क और टाइम का ग्राफ है, उसका स्लोप क्या चीज़ को बताता है, शक्ति को, यानी कि वर्क और टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या चीज़ को बताता है, शक्ति को बताता है। लेकिन वही अगर शक्ति और टाइम के बीच के ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताएगा, वर्क को बताएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग सीखे थे कि बल और विस्थापन का ग्राफ का क्षेत्रफल क्या बताता है, वर्क को बताता है। यानी बल और विस्थापन का जो ग्राफ है इसका अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वो क्या बताएगा, कार्य को बताएगा। उसी तरह यहाँ पे ये दोनों को गुना होगा तो यानी कि P और T के बीच का जो ग्राफ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या चीज़ बताएगा, कार्य को बताएगा। अब एक चीज़ और, तो अगर वही इंस्टेंटेनियस निकालना है पावर, शक्ति, तो वर्क का डेरिवेटिव कर देंगे, वर्क का डेरिवेटिव कर देंगे। अब आगे है कोलिजन यानी टक्कर। ये दो प्रकार के होते हैं, एगो प्रत्यास्थ, एक होता है अप्रत्यास्थ। अब प्रत्यास्थ में क्या होता है, प्रत्यास्थ में संवेग भी संरक्षित रहता है और काइनेटिक एनर्जी भी संरक्षित होता है। यानी कहने का मतलब है प्रत्यास्थ टक्कर किसे कहते हैं, यानी कि टक्कर के बाद भी संवेग संरक्षित होता है, यानी कि टक्कर के पहले संवेग और टक्कर के बाद का संवेग बराबर होता है और काइनेटिक एनर्जी भी बराबर होता है। यानी टक्कर के पहले काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर होता है, तो वो हो गया प्रत्यास्थ। लेकिन अप्रत्यास्थ में क्या होता है, अप्रत्यास्थ में सिर्फ क्या होता है, संवेग ही संरक्षित होता है, यानी कि पहले का संवेग और बाद का संवेग बराबर होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसका बराबर नहीं रहता है, तो उसे हम अप्रत्यास्थ संघट कहेंगे। वही अगर संघट के बाद अगर हमसे वेग बोले निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे वेग, तो वेग इक्वल टू होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। और दूसरा वेग, अगर दूसरा का वेग निकालना है तो m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 इंटू u2 प्लस 2m1 u1 बाय m1 प्लस u2। अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो क्या अंतर है, जैसे कि v1 बोला गया है तो m1 माइनस m2 और यहाँ v2 बोला गया है तो इसी चीज़ को उल्टा बोलेंगे m2 माइनस m1। ठीक, अब 1 वाला है तो यहाँ पे m2 रख देंगे और यहाँ, लेकिन अगर v2 दूसरा का वेग निकालना है तो यहाँ पे m1 रख देंगे, बाकी सब सेम है। ठीक, इस चैप्टर में और है, एक होता है प्रत्यावस्थन गुणांक। तो प्रत्यावस्थन गुणांक में यानी कि प्रत्यावस्थन गुणांक की बराबर जो हो जाता है टक्कर के बाद के वेग का अंतर बटे टक्कर के पहले वेग का अंतर, यानी कि v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, तो इससे प्रत्यावस्थान गुणांक निकल जाएगा। ये याद रखना है कि नीचे u1 माइनस u2 होता है, ना कि ut माइनस u1। ठीक, तो प्रत्यावस्थान गुणांक बराबर हो जाएगा v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। और इसमें दो कंडीशन बनता है, अगर यानी कि इसका मैक्सिमम मान प्रत्यावस्थान गुणांक का ज़्यादा से ज़्यादा मान 1 होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा प्रत्यावस्थान गुणांक का मान नहीं होता है। अगर प्रत्यावस्थान गुणांक का मान 1 आया, प्रत्यावस्थान गुणांक का मान, तो उसे हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ बोलेंगे। उसे क्या, कौन सा बोलेंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ। और इस समय पूर्णतः प्रत्यास्थ 1 होने के कारण क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद बोल सकते हैं v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, यानी कि बाद का अंतर माइनस पहले का अंतर जो होता है बराबर होता है। वही अगर ई का मान 0 आए तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थ संघट। क्या बोलेंगे, अप्रत्यास्थ संघट, जिसमें बाद का वेग, दोनों का वेग जो होता है बराबर होता है। अब इसमें एक दो कंडीशन है कि कार्य कब कब शून्य होगा, कब कब शून्य माना जाएगा। तो 2-3 कंडीशन याद रखना है। अगर विस्थापन नहीं हुआ तो समझिए कार्य नहीं हुआ, विस्थापन अगर नहीं हुआ तो कार्य नहीं होगा। वही अगर बल गति के दिशा के लंबवत में है तो वहाँ भी समझिए कार्य नहीं होगा। बल अगर आरोपित गति के दिशा में लंबवत है तो वहाँ भी कार्य नहीं होगा। वही अगर पिंड संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ पर घूमता है तो वहाँ भी कार्य नहीं होगा। पिंड अगर संरक्षित क्षेत्र में बंद पथ पर घूमता है, कंजर्वेटिव एरिया में अगर घूम रहा है, मतलब कि बंद पथ पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वहाँ भी कार्य नहीं हुआ। तो एक चीज़ और कि संरक्षित क्षेत्र में कार्य जो है पथ से फ्री होता है, पथ से फ्री यानी पथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। अगर संरक्षित क्षेत्र है तब ऐसा कहेंगे। ठीक, और एक चीज़ और याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या रिलेशन है, तो गतिज ऊर्जा बराबर होता है p²/2m। तो इससे हम बोल सकते हैं कि संवेग जो है k के रूट k के समानुपाती, गतिज ऊर्जा के रूट k के समानुपाती होता है, और द्रव्यमान के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के ये व्युत्क्रमानुपाती होता है।